नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कांग्रेस का हल्ला बोल अब देखने को मिल रहा है। महंगाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस उतरी है, लेकिन इससे कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। कुछ तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांग्रेस का हल्ला बोल है। महंगाई पर वो जरूर बयानबाजी कर रहे हैं कि महंगाई के सवाल हम उठाना चाहते हैं, जीएसटी के सवाल उठाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी बैरिकेड लांघते हुए दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन असलियत क्या है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या अपने वजूद और वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? ईडी के शिकंजे में सीधे सीधे कांग्रेस के दो बड़े नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी अब हैं। ऐसे में सरकार पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आप ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। तो क्या इसी चीज को लेकर के जब आपके बड़े नेता ही सुरक्षित नहीं होंगे और ईडी की कार्रवाई उन पर हो जाएगी, तो फिर पार्टी कौन संभालेगा? ऐसे में क्या वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? और क्या 2024 से पहले जरूरी नहीं हो जाता है एक ऐसी पार्टी के लिए जिसने लगातार एक के बाद एक चुनाव हारे ही हैं? बड़ी जीत कांग्रेस की बहुत अरसे हो गए हुए। अब महंगाई के खिलाफ सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतरी है। क्या बोला है उन्होंने, आइए आपको वो बताएं। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे कांग्रेसी सांसद विजय चौक पर रोके गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेता हिरासत में लिए गए। केंद्र की नीतियों के विरोध में काले कपड़ों में कांग्रेसी नेताओं का प्रदर्शन हुआ। भारत में लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं राहुल गांधी। फिर वो कहते हैं जो धमकी देते हैं वो खुद डरे हुए हैं। हर संस्था में आरएसएस के लोग हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और सरकार से समझौता करने नहीं बैठे हैं। ये प्रियंका गांधी का ये कहना है कि हम उनसे कोई समझौता नहीं करना चाहते। जनता की आवाज उठाना हमारा हक है, ये प्रियंका गांधी की बात है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की जोर जबरदस्ती जब प्रियंका गांधी ने सड़क से उठने से मना कर दिया और गाड़ी के अंदर जाने से मना कर दिया, फिर उनको जबरदस्ती महिला कांस्टेबल्स जो हैं दिल्ली पुलिस की, वो गाड़ी के अंदर ढकेलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ वो बार बार निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनको वापस ढकेला जा रहा है। तो सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है अब आपके स्क्रीन पर, सड़क पर कांग्रेस क्या बचा पाएगी अपना वजूद? और कांग्रेस ने अब जनता से अपील की है और कहा है आवाज उठाओ। तो क्या अब जनता के सहारे है कांग्रेस पार्टी? आइए मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गार्गी नंदी रॉय, आप बीजेपी समर्थक हैं। राशिद किदवई, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव चक, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आनंद मेहताब, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले अनुभव जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल ये है कि अगर कोई राजनीतिक दल प्रदर्शन करना चाहता है तो प्रदर्शन करने में दिक्कत क्या है? प्रदर्शन तो आप लोग भी करते थे। जी संकेत जी, प्रदर्शन करना इस देश की सभी पार्टियों के लिए और इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जहां तक बात आती है कि प्रदर्शन आप किस वजह से कर रहे हैं, वो इस देश की जनता देख रही है। जैसे ही भ्रष्टाचार की जांच की आज कांग्रेस के परिवार तक पहुंचती है, गांधी परिवार तक पहुंचती है, उसके बाद कांग्रेस महंगाई का एक बहाना लेकर सड़कों पर उतरने का काम करती है। जैसे ही जांच की आंच सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक आई, उसके बाद ही प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं। संकेत जी, लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है कि विपक्ष का मजबूत रहना, लेकिन विपक्ष जब सिर्फ और सिर्फ परिवार तक केंद्रित हो जाए, परिवार के मुद्दों तक केंद्रित हो जाए, तो वो जनता का विश्वास भी खो देता है। और शायद इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी जनता से अपील करते दिखाई दे रही है कि जनता उसकी आवाज में आवाज मिलाए, क्योंकि जनता उसके साथ कांग्रेस के बिल्कुल खड़ी नहीं है। ये कांग्रेस को भी अच्छे से पता है। आनंद माधव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और माफी चाहूंगा, मैं नाम आपका गलत तरीके से मैंने प्रोनाउंस कर दिया। आनंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी का ये कहना है कि ये कोई आप जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं,
या आप जनता से आह्वान जरूर कर रहे हैं कि आइए हमारा समर्थन कीजिए, लेकिन ये लड़ाई आप अपने जो बड़े नेता हैं उनको उनके बीच बचाव के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अब आंच उन पर आई है, जांच की आंच उन पर आई है, तब आपको एकदम से जनता की महंगाई याद आई। आपका जवाब? देखिए समझने की जरूरत यह है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में जब हम लोगों ने आवाज उठाई थी, उसके बाद फिर किसान आंदोलन में जब तक लगातार हम लोग खड़े थे, बेरोजगारियों को लेकर लगातार हम लोग आवाज उठा रहे थे। इसके पहले भी 10 दिनों का पूरे देश में हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया था, तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और सीधी सी बात है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताजी कह रहे थे कि ये हर व्यक्ति का, हर पार्टी का ये अधिकार है कि वो प्रदर्शन करे शांतिपूर्ण ढंग से। अगर सांसद माननीय राष्ट्रपति के पास जाकर अगर देना चाहते हैं प्रतिवेदन, तो उसमें क्या आपत्ति, उसमें कौन सा इनको खतरा है? दरअसल सच्चाई ये है कि किसी न किसी ढंग से ये चाहते हैं, क्योंकि इकलौती कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो कि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के खिलाफ में लगातार आवाज उठा रही है, तो इनको ये भय है। रही जनता की बात, तो इनको शायद मालूम नहीं है कि कांग्रेस जनता की ही पार्टी है और जनता ही लोकतंत्र में सबका मालिक होता है, और जनता, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो सब कुछ देख रही है जो स्थिति आज के समय में है। लेकिन क्या कीजिएगा, जब ये संसद में बहस होने नहीं देते हैं, हम राष्ट्रपति महोदया को देने जा रहे हैं आवेदन, वो नहीं देने देते हैं, आप हमको प्रदर्शन नहीं करने देते हैं, आप हमको हमारे घर में घेर लेते हैं, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? जो स्थिति है, और ये सच्चाई भी है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले ही विवेक मर जाता है। वही स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार की, कि ये जो है जिस कुचक्र में ये घेर रहे हैं और अपने आप को ये बर्बाद करने पे तुले हुए, ये कांग्रेस का नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो मास पार्टी है, कांग्रेस जो है हर किसी की पार्टी है, कांग्रेस आपकी है, कांग्रेस हमारी है, कांग्रेस सबकी है। तो ये समझ में आएगा इनको, अब बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधिनायकवादी तरीके से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। सरकार में लोगों को अपनी बात कहने का हक है, अपनी बात को उचित सिंहासन तक, उचित जगह तक, उचित अधिकारियों तक पहुंचाने का हक है। और ये कोई नई बात थोड़ी है जो ये लगातार करते चले आ रहे हैं। सिर्फ एक मात्र अगर दिल्ली का उदाहरण तो हो, ये महाराष्ट्र का उदाहरण है, ये बंगाल का उदाहरण है, ये गुजरात का उदाहरण है, ये मध्य प्रदेश का उदाहरण है, ये तो उसी ढंग से काम कर ही रहे हैं कि जहां जहां ये होता है तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भाई इनके दो हैं भाई, एक ईडी और दूसरे सीबीआई। तो ये तो इनको, और इसका पूरी तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं, इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा सकता है, वो इनसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है, वो इस बात को सीख रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि संकेत साफ है कि आगे आने वाला कल जनता का है और हमारा कल है, ये नतीजा जल्द नजर आएगा। जी, गार्गी नंदी रॉय, आप किस तरीके से देखती हैं एक कांग्रेस पार्टी जो अब सड़कों पर उतरी है? देखिए, बतौर एक विपक्षी दल ये उनका अधिकार है, क्योंकि मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो बीजेपी के भी तमाम प्रदर्शन होते थे, सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन होते थे, सिलेंडर के बिना होते थे, प्रधानमंत्री के घर के बाहर होते थे, विजय चौक पर होते थे, संसद के अंदर होते थे, संसद के बाहर होते थे। तो आज अगर विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस अगर कर रही है तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि आज संकेत जी ये समझ में आ रहा है कि महंगाई तो बहाना है, असली में ईडी को धमकाना है और परिवार को बचाना है। क्योंकि परिवार पे अभी जब जांच आ रहे हैं, और इनको मैं याद दिला दूं कि कांग्रेस ने क्या किया, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना सीबीआई को केज्ड पैरेट, और 2010 में जब चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर था तो सबसे ज्यादा ईडी का केस पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट हुआ। अमित शाह को जेल में डाला गया था, लेकिन तब कोई बीजेपी के कार्यकर्ता तो रास्ते में नहीं आए। और आज ये लोग जब जीएसटी की बात करते हैं आपको हंसी नहीं आती, क्योंकि लोगों को, आम लोगों को समझ में नहीं आता। जो जीएसटी काउंसिल है उसमें तो हर राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, तो क्या राजस्थान के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था? तो क्या छत्तीसगढ़ का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था? झारखंड का नहीं था? तो अगर आपको ये जो जीएसटी बढ़ा इस पे आपत्ति है, कीजिए आपत्ति, तो उन दिनों क्यों नहीं किया? काउंसिल में क्यों नहीं आवाज उठाया? तो ये हिपोक्रेसी नहीं है क्या?
और आज एजेएल का जो मामला है हमें सबको दिख रहा है, बोल रहे सारे मशीनरी बीजेपी के हाथ में है। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि जुडिशियरी भी बीजेपी के हाथ में है? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना जिन्होंने केस क्वॉश नहीं किया था। और दिल्ली हाई कोर्ट में क्या बोला था 2015 के दिसंबर में, कि बोला था जी ये जो एक्यूज्ड है इनका क्वेश्चनेबल कॉन्डक्ट है, स्मैकिंग ऑफ क्रिमिनलिटी एंड ए फ्रॉडुलेंट फेवर, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। तो क्या जुडिशियरी भी आप बोलना चाहते बीजेपी के हाथ में है? और ये नेशनल हेराल्ड का केस तो आज का नहीं है, बीजेपी पावर में आने से पहले से है। आपको खुद दिख रहा है कि 5 लाख का कंपनी है यंग इंडिया और उसको 1 करोड़ मिलता है हवाला के थ्रू से। 50 लाख देके जो एजेएल है जिसमें 5000 जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वाधीनता संग्रामी का शेयर था, तो एजेएल का जो प्रॉपर्टी है एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करते थे वो तो 2008 में बंद हो गया था। तो उनके जो सारे संपत्ति थे बॉम्बे, पूना, पटना, मोहाली, देखिए इस पर कांग्रेस पार्टी की तमाम दलीलें हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि कंपनीज एक्ट के उस सेक्शन में, उस प्रावधान में ये कंपनी बनी है जिसमें आप नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो जाएगी या ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाएगी। पर रेंट किसको मिलता था? रेंट आता था 2008 से तो नेशनल हेराल्ड पब्लिश नहीं होता था। तो चार्ज ये था एसोसिएट जर्नल के ऊपर कि एक पब्लिकेशन हाउस रियल एस्टेट कंपनी बन गया, क्योंकि किराया तो आता था। इससे पहले कि यंग इंडिया के हाथ में इससे पहले कि आनंद जी इस बात का जवाब दें, मैं राशिद किदवई जी, यंग इंडिया सेक्शन 25 का कंपनी है जो चैरिटी करना चाहिए। आनंद जी अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए इसका जवाब देने के लिए मैं आपको समय दूंगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तो ये वाली बात है, इस पर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं राशिद किदवई जी के पास जाना चाहता हूं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। राशिद किदवई, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं और किदवई जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मानते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए अब वर्चस्व की लड़ाई है, अब जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एग्जिस्टेंशियल बैटल, कि अब नहीं लड़ोगे तो कब लड़ोगे? चुनावों में देखिए क्या हाल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी कमजोर, टूट के और छोटी और बौनी तो हुई है। अगर आप चुनावी नतीजे देखें तो उसमें यह चीज बहुत साफ है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए, अब लड़ाई किसी भी ये लड़ाई मोड में आने में बहुत देर कर दी कांग्रेस पार्टी ने? संकेत देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष को जनहित के जो मुद्दे होते हैं जिसमें महंगाई भी शामिल है उसमें हमेशा आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। आप देखिए देश में कितने सारे राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में है लेकिन हम उनकी आवाज नहीं सुनते हैं। तो कांग्रेस को इसका थोड़ा बहुत श्रेय मिलना चाहिए कि वो अपोजिशन में जब है तो कम से कम इस बारे में आवाज उठा रही है। जो बात कही जा रही है नेशनल हेराल्ड के संबंध में, सिर्फ मैं एक बात आपसे कहूंगा क्योंकि मामला कानून और अदालत में उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो 14 का चुनाव था या 19 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हमेशा कांग्रेस या यूपीए के खिलाफ जो था, वो चाहे 2G हो, चाहे कोलगेट हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड के मामले हो, तमाम मामले भाजपा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या जब नरेंद्र मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उठाया। नेशनल हेराल्ड का मामला मेरी नजर में, पत्रकार की नजर में, मुझे कभी वो नजर नहीं आया। आज जो है 21-22 में वो नेशनल हेराल्ड का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण हो गया। तो इसमें भी और उसमें भी ईडी ने अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अभियुक्त या दोषी नहीं माना। अभी हमें यही नहीं पता कि वो गवाह के रूप में उनकी गवाही चल रही है या खड़गे जी का या उनका। अगर वो असल में दोषी है या उनके ऊपर कोई इल्जाम है, उनको बिल्कुल गिरफ्तार करके कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो रही है। और पूरा ईडी का काम करने के तरीके में आप देखते हैं कि अधिकांश जो है वो विपक्ष के उम्मीदवार, विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही टारगेट किया जा रहा है। ये वही भाजपा है जिसने डॉलर को मनमोहन सिंह की उम्र के साथ जोड़ा था। ये वही भाजपा है जो 40 रुपए के पेट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा हंगामा मचाया गया था। ये तमाम मुद्दे, इसको हमें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। देखिए जनता के में ही जाके फैसला होगा और जनता अगर अपने विवेक में चाहेगी, अभी हिमाचल में चुनाव होने वाला है, कर्नाटक में चुनाव होने वाला है। लेकिन मैं आपसे देखिए एक सवाल ये पूछूं राशिद जी, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कमजोर होते जाना, आप उसके बाद आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, वो सब देखिए राजनीतिक पॉइंट है, वो डिस्कशन में आएगा ही, वो बातचीत में, विवाद में, वाद में, हर चीज में वो चीज आएगी सामने। मेरा सवाल दूसरा है, एक लोकतंत्र में जी आप जनता को अगर मना ले जाते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण कि आपकी बात में जनता ने विश्वास किया कि नहीं, वो होता है चुनावी नतीजे। तो ऐसे में एक कमजोर कांग्रेस पार्टी, लगातार कमजोर होती हुई कांग्रेस पार्टी
भले ही अपनी आवाज उठा रही हो, लेकिन क्या उसका फर्क और क्या उसका असर जनता देख रही है? क्या पार्टी इतनी मजबूत है, इतनी सक्षम है कि लोगों को मना पा रही है? संकेत जी, आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए मुझे लगता है कि धरना प्रदर्शन की जो राजनीति है सिर्फ दिल्ली या संसद भवन के या संसद के सत्र के दौरान ना होकर के राज्यों में, शहरों में, गांव में, तालुका में, वहां के ऊपर होना चाहिए। देखिए, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीते। 8 राज्यों में ऐसा हुआ है कि जहां एक राजनीतिक दल, जिन राजनीतिक दलों ने चुनाव जीते और वहां सत्ता परिवर्तन हो गया और दूसरे राजनीतिक दल की सरकार आ गई। तो ये सब भी हो रहा है और कांग्रेस का बुरा समय चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, अब मैं वापस जाना चाहता हूं आनंद जी के पास। आनंद जी, अगर आपका राइट टू रिप्लाई, अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि बात हो रही थी नेशनल हेराल्ड के मामले में और किस तरीके आप पर आरोप ये लगाया कि आपने प्रॉपर्टी हथिया ली, उससे आप किराया खा रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना संकेत जी, 2 बातों को मैं यहाँ कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सारे पेपर्स ब्लैक एंड व्हाइट में है और इसको इलेक्शन कमीशन ने भी और समय समय पर अन अथॉरिटी ने भी उसको पूरी क्लैरिटी दे दी है। तो ये किसी से नहीं छिपा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की बात है। दूसरी बात मैं कहना यह चाहूंगा कि 18 करोड़ लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है तो 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। अगर आप पिछले चुनाव की भी अगर ये देखें तो ये बस समझिए कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। हाँ, चुनावी रणनीति में हम थोड़ा भले ही पिछड़े हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं कि हम उसमें भी आगे आएंगे और ये नजर आएगा। और इसी चीज का भय भारतीय जनता पार्टी को, जिसको उसके खुद सहयोगी ने बड़का झूठा पार्टी कहा था, ये डर खाया जा रहा है और इस तरह से ये लोग परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितना परेशान करेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे, हम उतने ही ताकतवर होंगे, ये भी सच्चाई है। और दूसरी बात, एक बात ये भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा संकेत जी, कि जो महंगाई के बारे में जो चर्चा हम लोग करने के लिए बैठे हैं या सड़कों पे चर्चा, आज पूरे देश में इस पे प्रदर्शन और धरना किया जा रहा है, जेल भरो भी किया जा रहा है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये सड़कों पे चल रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है महंगाई है, लेकिन ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय को दिखाई पड़ रहा है और न ही इनके गृह मंत्री और वित्त मंत्री उनको दिखाई पड़ रहा है महंगाई, न ही इनके सांसदों को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये उस तबके से तो आते नहीं हैं। और किस तरह से जनता के पास जीएसटी में की बात जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जीएसटी, डिसइन्वेस्टमेंट, काला धन लाने के बाद ये सारी चीजें जो हुई, तो आप उसमें ये बताइए कि और जो ये डिमोनेटाइजेशन की बात, फायदा किसको हुआ? देश को फायदा हुआ? जवाब नहीं। देना चाहूंगा। इनके कुछ मित्रों को फायदा हुआ, ये भी जग जाहिर है। ये भी जग जाहिर है कि उससे मेरा सवाल फायदा हुआ। मेरा ये कहना है कि एक जो विपक्ष की एक जो भूमिका होती है, सवाल पूछना, सख्ती से सवाल पूछना और कटघरे में खड़ा करके रखना सत्ता दल को, वो भूमिका क्या कांग्रेस पार्टी निभा पा रही है? क्योंकि अगर आप तृणमूल कांग्रेस से बात करें या और आम आदमी पार्टी से बात करें, उनका ये कहना है कि ये मठाधीशी क्यों है कांग्रेस में? जब आप जानते हैं कि आप कहीं कहीं कमजोर हो गए हैं, तो फिर आप क्यों जो है वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाना चाह रहे हैं? जहां आप कमजोर हैं वहां हट जाइए, जो मजबूत है उसको आगे आने दीजिए ताकि वो लड़ सके। ये निर्णय तो जनता करेगी ना कि कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। और एक बात हमने ये कहा पहले भी, और हमारे नेता ने भी इस बात को बार बार दोहराया है कि जहां जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ भी रहे हैं। ऐसा उदाहरण भी है। हाँ, ठीक है, कहीं कहीं ओपिनियन के डिफरेंसेस होते हैं तो फिर हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हुए हैं, हम मजबूत हो जा रहे हैं। और ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये हमको और मजबूती प्रदान कर दे रही हैं और जिसका नतीजा आपको आने वाले चुनाव में भी दिखेगा। डर तो यही है ना, क्योंकि इकलौती पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो इन मुद्दों पे निरंतर न सिर्फ सड़कों पे है, आवाज उठा रही है, संसद से लेके सड़कों पर। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहता था, अभी वो एक बार मैं अनुभव जी के पास आ जाऊं, उसके बाद घूम करके आपके पास वापस आऊंगा और वो सवाल उसके बारे में आप सोच भी सकते हैं। जब मैं वापस आऊंगा आपसे जवाब लूंगा कि आप मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जनता का आक्रोश नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे महंगाई हो गई, महंगाई की मार हो गई, इसमें जनता का जो एक रोष और आक्रोश, जैसे करप्शन जो था वो जनता जुड़ रही थी। गैर राजनीतिक रूप से भी 2011 में हमने देखा एक आंदोलन में जनता जुड़ रही थी।
महंगाई पर लेकिन आप भले ही मुद्दा बनाना चाहें लेकिन जनता नहीं जुड़ रही है, तो किस चीज की कमी है? क्या जनता को बहुत कम महंगाई लग रही है और आप ऐसे ही फाख्ते उड़ा रहे हैं, या न जाने क्या? वो मैं आपके पास आऊंगा वापस, आप इस बात का जवाब दीजिएगा। अनुभव जी, जी आप कुछ कहना चाहते थे? जी संकेत जी, जो हमारे कांग्रेस के साथी अभी लगातार इस बात को कह रहे थे कि नेशनल हेराल्ड केस में जो हमारे पास दस्तावेज है, कागज है, वो एकदम पारदर्शिता के साथ हमने विभागों के सामने रखे हैं, तो ये देश देख रहा है किस तरीके से बेवकूफ बनाने का प्रयास करे। जिस दिन राहुल गांधी या सोनिया गांधी को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है, उसी दिन पूरी पार्टी कांग्रेस की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, जांच में बाधा बनने का प्रयास करते, ईडी के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते। तो ये क्या देश की जनता देख नहीं रही है? दूसरी बात जो कांग्रेस के साथी ने अभी हमारे कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं कर पा रही है, तो हम इस बात से सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपका नुकसान करने की आवश्यकता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के अंदर मजबूत विपक्ष रहे। कांग्रेस को कमजोर करने का काम तो आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ही कर दे रहे हैं और वो इसके लिए पर्याप्त है। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बार बार आप सड़कों पर उतरते हैं, उतरने के बाद जो लगातार मूवमेंट को चलाने की गंभीरता होनी चाहिए, उस गंभीरता का अभाव जनता को दिखाई देता है। आपके नेता आंदोलन हो, चुनाव हो, उनके थोड़ा समाप्त करके, आरंभ करके किस तरीके से विदेशी दौरों पर चले जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता भी खत्म होती है। जनता ये सारी चीजें देख रही है। और अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप टिप्स दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि वो कैसे आंदोलन करें, कैसे मजबूती से आपको घेरें। लोकतंत्र के लिए ये टिप्स बीजेपी दे रही है कांग्रेस को। लोकतंत्र के लिए मजबूत सुन रहे हैं आनंद जी? एक बात मैं और कह देना, मत चले जाइए, सड़क पे डटे रहिए। एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, जहाँ अगर हमारे कांग्रेस के साथी इस बात पे खुश है कि इनको 12 करोड़ वोट मिल रहे हैं, तो इनको उनकी खुशी मुबारक। हम जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, जनता हम पे विश्वास दिखा रही है और हम जनता के लिए लगातार। ठीक है, इससे पहले आनंद जी आप जवाब दें। राशिद किदवई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को ये कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बात कही गई है कि कांग्रेस अपने आप को मुख्य विपक्षी दल क्यों ये मान के बैठी है कि हम मेन हैं और बाकी सब डालियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द निकले। तो ये जो एक एटीट्यूड है, आपको लगता है यही कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए बड़ा घातक होता जा रहा है और 2024 में और हो जाएगा? संकेत देखिए, ये घातक है या नहीं ये तो समय बताएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि वो एक वास्तविकता है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत समय 5 दशक से ज्यादा वो सत्ता में रही और बहुत से राजनीतिक दल या तो उसके जो वैचारिक रूप से विरोधी है वो है, या जो कांग्रेस से टूट के अलग होके गए, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, तमाम पार्टियां। तो तमाम पार्टियां जो है उनका कांग्रेस से कंफर्ट लेवल नहीं है और राहुल गांधी का काम करने का तौर तरीका भी थोड़ा सा अलग है, जिस तरह का अनुभव जी ने भी किसी तरफ इशारा किया। तो एक अड़चने हैं, लेकिन अड़चने वही सब अड़चने जो थी जो भारतीय जनसंघ और वाम दलों के साथ जो 60 के दशक में और 70 के दशक में थी, जब इंदिरा गांधी की मतलब पूती बोलती थी, उस समय उनके साथ भी जो विरोधाभास था, उसकी वजह से इंदिरा गांधी बहुत समय तक रही। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो वैचारिक रूप से, और जिसका एक बड़ा लीडर होता है जो नरेंद्र मोदी है, तो उसके सामने जो है विपक्ष टिक नहीं पाता। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जी, आप किस तरीके से देखते हैं गार्गी नंदी रॉय? मुझे लगता है ये जो जनता की बात कर रहे हैं ना कांग्रेस, तो अगर सच्ची में जनता के समर्थन है तो चुनाव में पता चल जाएगा ना। लेकिन ये जो गलतफहमियां बोल रहे ना, महंगाई के इशू जनता को समझ में आता है, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। जो तो आपके हिसाब से स्पोक्सपर्सन है, मुझे उनसे सवाल है। हाँ, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन से मुझे सवाल है। एक सवाल कर लेने दीजिए, आप एक सवाल करने दीजिए। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपके तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र नहीं है, है ना? तो क्योंकि इसीलिए इतने बड़े ब्राइट लीडर्स आपके पार्टी से निकल गए हैं। आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो क्या हेमंत बिश्व शर्मा और सहवाग पूनावाला जैसे ब्राइट लीडर्स निकल जाते अगर आपके पार्टी के अंदर लोकतंत्र होते? तो आपसे मेरा एक सवाल है कि ये जो आज आप महंगाई की इशू बोल रहे हैं, जीएसटी की इशू बोल रहे हैं, जो सवाल मैंने पहले भी किया, क्या जीएसटी काउंसिल में आपके जो राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से आए हुए थे? नहीं क्या? तो उन्होंने तब क्यों नहीं रोका? हम तो जनता है, वी आर एन ऑर्डिनरी सिटीजन। सच है कि जीएसटी क्यों बढ़ाया गया है, तो तब क्यों नहीं सवाल उठाया? आज क्यों रास्ते में आके बोल रहे हो? तो क्या जनता समझते नहीं? आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, सबको पता है, तो कितना देर तक आपका ये
झूठ चलेगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये परिवार को बचाने के लिए और एक धमकी देने के लिए आज अगर उनको ईडी ने बुलाया तो आपके सारे कार्यकर्ता रास्ते में आके इतना हंगामा मचा रहा है, गाड़ियां जलाया गया है पहले, तो सोचिए अगर उनको अरेस्ट किया जाए। आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट कीजिए अगर उनको दोषी है, समझ रहे हैं कि अगर आप अरेस्ट करेंगे, आपके किसी कार्यकर्ता ने बोला है ना कि सोनिया गांधी को हाथ लगाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा, तो क्या ये धमकाना नहीं है? आप तो जांच एजेंसियों को धमका रहे हो एक तरह से। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? और बताइए ना, जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं सवाल पूछा था आपके लोगों ने, आपके राज्य से आए हुए फाइनेंस मिनिस्टर्स में? आज जो सवाल कर रहे हो तब क्यों नहीं किया? जवाब ले लेते हैं जी। आनंद जी, आनंद जी का जवाब। इसका जवाब कई बार हमारे सीनियर लीडर्स ने भी बार बार दिया है कि जीएसटी काउंसिल में जो हमारे जो सदस्य हैं उनकी आवाज नहीं सुनी गई। उन्होंने बाहर में आके इस बात को कहा भी, इस बात के लिए लोगों को भी बताया और हम लोगों को मतलब हमारे आला कमान को भी बताया कि ऐसे ऐसे ये बात हुई जिसपे हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। तो ये बात नहीं है। दूसरी बात मैं सवाल सीधा आपसे करना चाहता हूँ, आप ये हमको ये बताइए कि 12 करोड़ जनता देश की जनता नहीं है, ये बता दें कि ये 12 करोड़ 24 में 24 करोड़ हो जाएगा। तीसरी बात, क्या आपको महंगाई दिखाई नहीं देती है? आप तो गृहिणी हैं, आपको महंगाई दिखाई नहीं देती? जो गैस का सिलेंडर 410, नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। नहीं गार्गी जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 410 रुपए में आप गैस का सिलेंडर खरीद रही थी, आज 1000 के ऊपर हो गया। पेट्रोल की कीमत तो छाती पीट रहे थे, आपके बाबा जी भी कह रहे थे कि 35 रुपए हम रेट करवा देंगे और बड़े बड़े गुरुदेव लोग भी इस पे भाषण दे रहे थे। आज क्या स्थिति है, इस पे लोगों की नींद छाती फट रही है। आज ये महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है, तो भाई महंगाई दिखाई कब देगा? और रही जनता की बात, जनता के समर्थन की बात, तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है ना इलेक्शन का, आप देखना शुरू कीजिएगा तो कहाँ हम कितने वोट से हारे हैं कुछ एक सीटों को देख के, तो वो समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा फेरबदल में गणित बदल जाता है और ये गणित बदलेगा, 2024 में बदलेगा और ये 12 करोड़ 24 करोड़ होगा, आप ये भी देखिएगा। रही बात, आप लोग जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि परिवार को बचाने के लिए, तो ये भी बता दें आपको कि कांग्रेस ऐसा जिस पार्टी में लोकतंत्र और कहीं नहीं है कि अकेली पार्टी जहां चुनाव होता है। आपको पता है कि आपका अगला अध्यक्ष कौन होगा? नहीं पता है, क्योंकि नॉमिनेट होता है आपके यहाँ सब नॉमिनेट होता है कि ये आनंद जी आपकी पार्टी पर आरोप ये है कि आप लाख चुनाव कराते रहिए, वो अंत में कोई गांधी ही आएगा ऊपर। एक सेकंड मैं सवाल पूछ लूं। क्या बात कर रहे हैं आनंद जी? आप लाख चुनाव करा लीजिए, लेकिन घूम फिर के आप मुझे अपने पिछले 20 साल से कौन है कांग्रेस अध्यक्ष, कौन बने कांग्रेस अध्यक्ष और उसके बाद अब कौन है अंतरिम अध्यक्ष? ये भी ये संकेत जी आपको जानकारी होगी हाँ, कि पिछले 32 वर्ष से कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, मतलब गांधी परिवार का। आपको ये भी जानकारी होगी कि कांग्रेस परिवार को छोड़ के भी कई लोग अध्यक्ष हुए उसके, कांग्रेस पार्टी के। तो ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हुए, नरसिम्हा राव भी हुए, फिर ये आपके क्या कहते हैं जगजीवन बाबू भी, तो कई लोग ऐसे जो है, बहुत पुरानी बात कर गए सीताराम केसरी, ये तो बड़ी पुरानी बात कर गए। पुरानी और नई की बात नहीं, पुरानी और नई की बात मौजूदा में आइए। आप ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार का ये बात जो आप कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे किसको रोका है? कोई जो व्यक्ति अगर हमको सर्वमान नेता है तो सर्वमान नेता है, हम मानते हैं उसको, इसमें शर्म की क्या बात है? और हम तो इसमें तो जिसको अगर मान लीजिएगा हमको विरोध है तो हम खड़े हो सकते हैं, आपको विरोध है तो आप मेंबर बनिए, खड़े होइए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सर्वमान नेता अगर है तो सर्वमान नेता माना जाता है। एक बात और भी बता दें कि अभी ये लोग बात कर रहे थे ना कांग्रेस मुक्त भारत की, इसके पहले सच्चाई ये है कि कांग्रेस युक्त भारत हो रही है, क्योंकि इनके आधे से ज्यादा मंत्री, आधे से ज्यादा सांसद तो हमारे यहाँ से ही गए हैं चुप जाके, क्योंकि इनको अपने पास तो अच्छी चीजें है ही नहीं इनके पास, तो वो खोज के अपने यहाँ से देख रहे हैं कौन कहाँ ले जा रहे हैं। चलिए वक्त खत्म हो गया मेरे पास। अब ये देखना होगा कि आगे चल के कांग्रेस पार्टी क्या ये कांग्रेस पार्टी के वजूद की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, ये सवाल है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोला है। बीजेपी का ये कहना है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अपने नेताओं को बचाना है, जनता की चिंता नहीं है, जांच की आंच है ये। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये जो अटैक किया है, आज सुबह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो धरना प्रदर्शन के लिए गए। महंगाई पर प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने काले कपड़ों में
प्रदर्शन किया है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद विरोध के तौर पर काले कपड़ों में पहुंचे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी काले कपड़े में दिखीं। पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी को तो पुलिस खींचते हुए पुलिस वैन में भी लेकर के गई, जिसकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी थी। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया तो रविशंकर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि देश ने कांग्रेस राज में तानाशाही देखी है। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और उनके साथ जो बैठे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हिटलर को कोट कर रहे थे। हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता, किडनी खराब थी, उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए। और इस वक्त आ रही ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गाड़ियों का काफिला है जो कि प्रधानमंत्री आवास जा रहा है। आज शाम को राष्ट्रपति से भी मिलेंगी ममता बनर्जी। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, कुछ जानकारी है कि किस चीज पर बात होगी, क्योंकि काफी तनाव रहता है टीएमसी और बीजेपी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम है। जो अंदर से मुलाकात की तस्वीरें निकल के आएगी वो और भी कहीं ज्यादा अहम होगी। वजह ये है कि जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के बीच में तकरार की खबरें आती है, जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, उसके देखते हुए मुलाकात बहुत मायने रखता है। कहा यह जा रहा है कि ये मुलाकात जो है ममता बनर्जी से मिल रही है, जो राज्य में जो कई सारे आर्थिक गतिविधियां हैं, जो परियोजना है, उसको लेके केंद्र की मदद की दरकार है। जीएसटी का जो पैसा जो है पश्चिम बंगाल को बकाया है केंद्र पर, उसके लिए मिल रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम हो जाता है, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस और सीपीएम खासतौर से ये आरोप लगा रही है कि अपने भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो। यही वजह है कि जो टीएमसी जो है अब बीजेपी के साथ संबंध को बेहतर कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है, बंगाल बीजेपी के नेता है, वह भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र जो है ममता बनर्जी के झांसे में ना है। तो इस तरह के कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन उन सब के बावजूद ममता बनर्जी का पीएम मोदी से मिलना बहुत काफी अहम रखता है। इस मुलाकात से बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, फिर उसके बाद नीति आयोग में मुलाकात होगी 7 तारीख को रविवार को, और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि ममता इस दिल्ली दौरे में हो सकता है कि सोनिया गांधी से भी मुलाकात करें। जी बिल्कुल। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये काफी अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि आरोप जिस तरीके के लग रहे हैं ममता बनर्जी पे कि शायद वो थोड़ा सा नर्म होंगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या बयान आता है? क्योंकि देखिए जो रुख है टीएमसी का, संसद में भी आप देख लें, आप तो कवर करते हैं, बात भी करते हैं, वो तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता है कि कोई बहुत मधुर संबंध है बीजेपी से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल कहीं मधुर संबंध नहीं है। सरकार को जहां तक घेरने की बात है जो टीएमसी आगे रहती है, लेकिन अभी अगर हाल के दिनों की बात करें, ये मानसून सत्र की बात करें, तो विपक्षी एकता में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक मतभेद नजर आता है, खासतौर से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ। जब भी ईडी की कार्रवाई का विरोध होता है, महंगाई को लेकर होता है, तो टीएमसी जो है कांग्रेस के साथ दिखना नहीं चाहती है, वो अपनी अलग रणनीति बनाती है। दोनों को पार स्ट्रेटेजी को लेकर देखिए तो जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच में तकरार हुआ है, जिस तरह के एक दूसरे पर हमले किए, तो वहां कुछ और बात नजर आती है। लेकिन आपको यही बता दें कि जो बंगाल के जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में भी कांग्रेस नेता है,
वो साफ तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि कहीं न कहीं जो बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक संबंध हो गया है, और उसके पीछे जो कहते हैं कि जो उपराष्ट्रपति पद के जो एनडीए के उम्मीदवार है जगदीप धनखड़ की जो दार्जिलिंग में जो मुलाकात हुई थी हेमंत बिश्व शर्मा और उसमें ममता बनर्जी भी शामिल थी, तो उसमें कहीं न कहीं समझौता हुआ है और उसी के तहत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो टीएमसी जो है विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन नहीं कर रही है और वो उन चुनाव से अपने आप को किनारा कर ली है। तो ये विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस और सीपीएम आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई कहाँ है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि जो टीएमसी के जो नेता है संसद की अगर बात करें तो वो सत्ता पक्ष के पर हमलावर हमेशा रहते हैं, लेकिन वो अब हमलावर जो रह रहे हैं वो अलग रह रहे हैं, यानी कांग्रेस और डीएमके जो बाकी दूसरे विपक्षी दल है उनसे वो अलग अपनी बात को रखते हैं। जी, अभी थोड़ी देर पहले वो छोटी सी जो गाड़ी आप देख रहे थे वही ममता बनर्जी की गाड़ी है। मारुति की एक कोई छोटी सी गाड़ी में वो चलती हैं, लेकिन वो काफिला वैसा ही है, मुख्यमंत्री टाइप। जो खबर हमें मिली है ये काफिला पहुंच गया है प्रधानमंत्री आवास। अभी कुछ देर में कुछ तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, हम आप तक वो तस्वीरें भी लेकर के आएंगे और जानकारी भी कि क्या बात हुई और क्या विपक्ष और जो और दल हैं उनकी बात में दम है या तृणमूल कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठ करके ये मीटिंग है। देखिए, वो एक मुख्यमंत्री हैं चुनी हुई और वो प्रधानमंत्री से मिल रही हैं। क्या राजनीति से ऊपर उठ के शिष्टाचार भेंट संभव भी है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के बीच में? चर्चा जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। और आइए आपको बताते हैं, एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची हैं। आज शाम को राष्ट्रपति से भी वो मिलेंगी। ये मुलाकात बहुत अहम इसलिए हो जाती है, जैसे अभी राजीव रंजन थोड़ी देर पहले बता रहे थे। देखते हैं उनके पास वापस हम जा सकते हैं या नहीं। राजीव जी, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये अहम इसलिए हो जाएगी क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पर कि वो जिस तरीके से हमला बोलती थी नरेंद्र मोदी पर या बीजेपी पर, शायद वो बचने की कोशिश करें अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए, लेकिन आधिकारिक रूप से एजेंडा क्या पता चला है? देखिए, आधिकारिक रूप से अभी कोई खुल के इस पर बोलने को नहीं तैयार है। टीएमसी के नेता भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी टीएमसी के सबसे टॉप लीडर है, इस वजह से बोलने से बच रहे हैं। लेकिन जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिल पा रही है कि जो राज्य के जो आर्थिक मदद के लिए ये मुलाकात है और जो जीएसटी का जो पैसा बकाया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ये जो मुलाकात हो रही है, जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रही है, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जा रही है, और उसके बाद जो दोनों नेताओं के बीच में जो तनातनी की जो खबरें थी और जिस तरह से दोनों एक दूसरे को हमला करते थे, अगर आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा ली थी ममता बनर्जी को हराने में, वहां पर टीएमसी को हराने में, लेकिन उसके बावजूद जो टीएमसी को वो नहीं हरा पाए, तो दोनों के बीच में चुनाव के दौरान तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ी थी और वो संसद में भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता था, जिस तरह से टीएमसी के नेता लगातार बीजेपी पर, केंद्र पर जो है उनकी नीतियों पर हमलावर रहते थे। खासतौर से महंगाई की बात करें, अभी महंगाई पर चर्चा हो रही थी सदन में, तो जिस तरह से टीएमसी के नेता जिस तरह से हमला कर रहे थे सरकार पर कि जीएसटी को लेकर जो पैकेट जो खाने पीने के सामान है उस पर जो लगाए गए, तो बहुत ज्यादा हमलावर थे। लेकिन यहाँ दिक्कत जो आ रही है, जो खासतौर से दिल्ली में कम से कम समझ में ये आता है कि जब विपक्ष की जब लड़ाई होती है, चाहे प्रदर्शन करने की बात हो, सरकार की नीतियों की बात हो, चाहे वेल में जाने की बात हो, तो वहां टीएमसी जो है कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के साथ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहती है। तो ये इसके पीछे जो बताया ये जाता है कि दोनों की जो राज्य में रणनीति है और उसके पीछे भी बड़ी वजह बताया जाता है कि जिस तरह से जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार जिस तरह से ममता बनर्जी पर हमलावर रहते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरह अपने भतीजों को बताने के लिए जो है ममता बनर्जी जो है अब सॉफ्ट हो गई है बीजेपी को लेकर, तो इससे कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
तो टीएमसी के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी स्थिति जी। को साफ करे कि जिस तरह से उसकी जो नीतियां रही है तो जी। बीजेपी में पूरी जी, तरह से राजीव जी। हमलावर जिसको आप कह सकते हैं। हम लोग संसद में बिल्कुल। बाकायदा देखते थे कि अगर विपक्ष की बात होती थी तो टीएमसी एक जिस तरह से आक्रामक होकर प्रदर्शन करती थी। बिल्कुल, वो अब कहीं न देखना कहीं ये अब होगा ये उसकी जो बातें आप कह रहे हैं इनमें से कितनी बातें होंगी, कितनी सामने आएंगी, कितनी नहीं सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि 14 अगस्त की शाम 5 बजे हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाया जाए। वे खुद दिल्ली के बच्चों को तिरंगा बांटेंगे। आज मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 14 तारीख को हमारे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उसके पहले वाली शाम को 5 बजे हर भारतवासी अपने हाथ में तिरंगा लेके राष्ट्रगान गाए। दिल्ली में हम इसके आयोजन के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोगों को तिरंगे बांटने वाले हैं। जो जो अपने से ले सकते हैं अपने से तिरंगे का इंतजाम कर ले, बच्चे पेंटिंग करके तिरंगा बना लें, जो जो लोग तिरंगा खरीद सकते हैं खरीद लें, और 25 लाख तिरंगे दिल्ली सरकार दिल्ली में लोगों को बांटेगी।